Hey everyone, welcome to all aboard. In this particular video, we are going to discuss about the high scoring areas for your phase 2 and the preparation strategy also related to Commerce and Accounts, Costing and Companies Act. So I'll be discussing about these three subjects in a very detailed manner in this particular video. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी करने वाला हूँ. रिसेंटली आई गॉट सो मेनी क्वेश्चंस कि सर जो हमने फेज 1 के लिए पढ़ा क्या वही हमको फेज 2 के लिए पढ़ना है, क्या फेज 2 के हमको कुछ और पढ़ना है, राइट? So I'll be answering all the questions in this particular video, that too with preparation strategy, and we'll be highlighting some of the high scoring areas as well, most expected areas as well for your phase 2 examination. Okay, so let's start the video guys, and in case if you are having any queries you can reach out to me on my Telegram group. If you type CA Pratik Finance on Telegram, you will get the link of my group, right? It's a steady group. I frequently share finance related content on that particular group. Okay, you can directly reach out to me as well in case if you are having any queries, or you can let me know in the comment section as well. So guys, let's quickly start the discussion related to preparation strategy and all the high scoring areas. The very first question that I'm getting nowadays कि sir, what will happen if we don't pass the phase 1? हम phase 2 के लिए सर पढ़ाई ही क्यों चालू करें? हमको अगर हम नहीं पास हुए तो क्या हुआ, तो हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद देख लेंगे कि क्या करना है, फेज 2 के लिए प्रिपेयर करना है या नहीं करना है, कोई और एग्जाम देना है. ठीक है, तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए. रादर द क्वेश्चन शुड बी व्हाट इफ आई डोंट स्टडी नाउ एंड इफ आई स्टिल क्लियर द फेज 1 एग्जामिनेशन, इफ आई एम नॉट स्टडीइंग राइट नाउ फॉर फेज 2 एंड इफ आई क्लियर द फेज 1 एग्जामिनेशन, दिस विल बी द बिगेस्ट डिजास्टर आई विल से. वाई? बिकॉज आपने अपना जो प्रेशियस टाइम था, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था, वही खराब कर दिया ओवर थिंकिंग में कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा. रादर इफ यू स्टार्ट स्टडी, इफ यू स्टार्ट द स्टडीज राइट नाउ, देयर विल बी टू थिंग्स जो होने वाली है. मान लो आपका फेज 1 क्लियर हो जाता है, देन डेफिनेटली आपके पास बहुत बड़ा एज होगा फेज 2 के लिए, राइट? डेफिनेटली बहुत बड़ा एज होगा, क्योंकि 60 to 70% स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है काफी टाइम तक कि अभी सर एग्जाम हुआ है, कुछ दिन वेट करते हैं, थोड़े दिन बाद पढ़ाई चालू करेंगे या फिर रिजल्ट के बाद चालू करेंगे. दैट विल बी अ डिजास्टर. ठीक है, अगर आपने फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है राइट नाउ, अभी से ही चालू कर दी है बहुत अच्छे से, सो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ठीक है, दूसरी चीज, मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स का फेज 1 ही नहीं होता है. सो इन दैट केस दिस प्रिपरेशन दैट यू आर डूइंग फॉर फेज 2 एग्जाम will be helpful for you in some other examination, and that is totally fine. That is totally fine. But if you are falling in the first category कि आपने फेज 2 की प्रिपरेशन अभी से चालू कर दी और आपका फेज 1 निकल गया, तो डेफिनेटली आप काफी आगे पहुंच चुके होंगे अपने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स से, राइट? सो आपका फेज 1 जैसा भी गया हो, लेट्स बी पॉजिटिव एज ऑफ नाउ एंड लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ द फेज 2. वाई? बिकॉज दैट विल बी डेफिनेटली रेलिवेंट फॉर फेज 2 और फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन. तो ये क्वेश्चन माइंड में होना ही नहीं चाहिए, राइट? अगला क्वेश्चन, सर जो फेज 1 में पढ़ा क्या वही फेज 2 में पढ़ना है या फिर कुछ और पढ़ना है? देखो, द क्लासेस दैट वी हैव डूइंग काफी टाइम से रिलेटेड टू सेबी आर बोथ फॉर योर फेज 1 एंड फेज 2. तो आप ऑलरेडी फेज 2 के लिए प्रिपेयर्ड हो. व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज यू नीड टू स्टडी द सेम थिंग्स बट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाना चाहिए. चीजें वही रहेगी, सिलेबस इज कॉमन फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2 पेपर 2. आई एम टॉकिंग अबाउट द पेपर 2, ओके? बट पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. इमेजेस देख सकते हो, पर्सन 1 का पर्सपेक्टिव कुछ और है, पर्सन 2 का पर्सपेक्टिव कुछ और है, राइट? तो यहां पे हमको सरफेस लेवल पे, ये सरफेस लेवल पे अब काम नहीं करना. ये सरफेस लेवल पे काम करना सिर्फ फेज 1 के पेपर 2 के साथ चल सकता है, फेज 2 के पेपर 2 के साथ नहीं चल पाएगा. यू नीड टू हैव दैट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, राइट? आपको थोड़ा दूर का सोचना पड़ेगा, एक्चुअल क्रक्स का सोचना पड़ेगा. अकाउंटिंग में हम बोलते हैं ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, राइट? सो यहां पे आपको एंड गोल को लेके चलना पड़ेगा. और आई विल से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाना चाहिए. क्यों चेंज हो जाना चाहिए मैं बता देता हूं. 2 रीजन है. सबसे पहले, देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज इन द एग्जामिनेशन इन 2024. नाउ दिस इज द हैंड आउट, इंफॉर्मेशन हैंड आउट फॉर 2024. ये अभी का नहीं है, अभी का आया ही नहीं है फेज 2 का, राइट? फेज 2 का तो अब आएगा ना भाई. तो ये 2024 का है जो मैंने लिया है, यही आने वाला है घूम फिर के आपका. और अल्टीमेटली यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे. दिस इज अ स्ट्रक्चरल चेंज दैट हैपेंड इन 2024 विद द एग्जामिनेशन. अर्लियर 50 क्वेश्चंस आते थे 2 मार्कर के, अब 100 क्वेश्चंस आने लग गए हैं 1 मार्कर के. एंड दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चरल चेंज. सर क्या हो जाएगा? बढ़िया है ना, और 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम लिमिट भी तो बढ़ गया.
भाई टाइम लिमिट बढ़ गया, बट नाउ एग्जामिनर का स्कोप भी बढ़ गया। सर कौन सा स्कोप? क्वेश्चन पूछने का स्कोप। सेबी का सिलेबस इतना बड़ा है, इतने सारे टॉपिक्स है, टॉपिक्स चैप्टर्स के अंदर और सब टॉपिक्स है। अब एग्जामिनर के पास 100 क्वेश्चन है पूछने के लिए, पहले उसके पास 50 ही होते थे, राइट। अब 50 क्वेश्चन, उसमें भी 6 सब्जेक्ट। सो अगर मैं 50 डिवाइडेड बाय 6 करूं, 6 सब्जेक्ट हो गए आपके, तो 8.33 समथिंग कुछ आता है। कहने का मतलब 8 to 9 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। पर सर ऐसा तो होता नहीं है, कभी कम ज़्यादा भी हो जाता है, डेफिनेटली वेटेज कम ज़्यादा हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, बट ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि 8 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट में से, उससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे। सो एग्जामिनर का स्कोप लिमिटेड था, पहले की बात बता रहा हूँ। अब एग्जामिनर का स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो 100 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, डिवाइडेड बाय 6, 100 डिवाइडेड बाय 6 इज नाउ 16.66, राइट। और आई कैन से दे कैन आस्क यू 16 to 17 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। तो पहले जो एक्सट्रीम लेवल का कवरेज नहीं कर पाते थे, मैं कहूं कि इवन कवरेज मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, ऑड कवरेज मेंटेन करना पड़ रहा था कि कभी रेशो से पूछ लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं पूछा, एक अकाउंटिंग से पूछ लिया, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछ लिया, दूसरे से नहीं पूछा, बेसिक से पूछ लिया, एडवांस से नहीं पूछा, एडवांस से पूछा तो बेसिक से नहीं पूछा। ये वाली चीज़ें अब खत्म हो चुकी है क्योंकि उनके पास 16 to 17 क्वेश्चन हैं पर सब्जेक्ट पूछने के लिए। तो आराम से अपना सरफेस एरिया ऑफ कवरेज, अब ये चीज मैं बार बार बोलता हूं, सरफेस एरिया ऑफ कवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस सरफेस एरिया ऑफ योर लक, राइट। आपका लक बढ़ता चले जाएगा जितना आपका कवरेज एरिया बढ़ता चले जाएगा। और अभी राइट एग्जामिनर के पास कवर करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि वो 100 क्वेश्चन में से पूछने वाला है आपसे। सो यू कैन आराम से कवर ईच एंड एवरी चैप्टर और ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस। दो ऐसा होता नहीं है, होगा कि नहीं होगा किसी को नहीं पता, राइट। बट आई विल एडवाइज यू गाइस कि जो लोग सिलेक्शन करते हैं चीज़ों में कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 समझ में नहीं आ रहा छोड़ देते हैं, AS 9 समझ में नहीं आ रहा छोड़ देते हैं, बायबैक समझ नहीं आ रहा, इसॉप समझ नहीं आ रहा छोड़ देते हैं, राइट। शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन की एंट्री समझ नहीं आ रही सर छोड़ देते हैं, कॉस्टिंग के अंदर सर मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं समझ में आ रहा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं समझ में आ रहा छोड़ देते हैं। मत करना। वाई? बिकॉज पहले एक रेस्ट्रिक्शन होता था, बायसनेस आती थी कि मैं सारे चैप्टर्स से नहीं पूछ सकता, अब वो बायसनेस नहीं रहेगी। 100 क्वेश्चन है, डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया पेपर सेट हो सकता है इवनली सारी चीज़ों को कवर करते टाइम, या फिर आई विल से 80% चीज़ों को कवर करते टाइम भी पेपर आराम से सेट हो सकता है। तो बायस्ड अप्रोच आप मत लेके जाना, एग्जामिनर तो अब बिल्कुल भी नहीं रखने वाला है, राइट। उसके पास 100 क्वेश्चन है पूछने के लिए। दिस इज द चेंज नंबर 1। दिस इज द चेंज दैट द चेंज नंबर 2 हियर विल बी कि आप फेज 1 से फेज 2 में जाने वाले हो, राइट। सो जब भी लाइफ में आगे जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ता है, और नेक्स्ट लेवल पुराने लेवल से ईजी नहीं होता। 2024 डेफिनेटली वॉज एन एक्सेप्शन कि वहाँ पे फेज 1 भी सिंपल था, फेज 2 भी सिंपल था, बट 2025 के अंदर फेज 1 मॉडरेट लेवल पे था, और फेज 2 की अगर मैं बात करूँ तो इट विल एनीवेयर अराउंड मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ओनली। हर पेपर का एक बढ़िया बैलेंस बनाया जाता है, इजी डिफिकल्ट मॉडरेट क्वेश्चंस मिला के। तो मॉडरेट क्वेश्चन ही हम मान के चलते हैं कि आपके फेज 2 के अंदर भी आएंगे, बट डिटेलिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है, थोड़ा सा अंदर घुस के चीज़ों को पूछा जा सकता है रादर देन जस्ट टचिंग द सरफेस, राइट। सो ये वाला एज आपको डेफिनेटली लेना पड़ेगा। चैप्टर का सिलेक्शन मत करना, सब कुछ कवर करने का ट्राई करो, यू हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। सो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, चीज़ें सेम रहेंगी, पर जो भी आपकी चीज़ें आपने फेज 1 में पढ़ी थी उनको आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे, डेप्थ में पढ़ोगे, राइट, और डेप्थ में पढ़ोगे। जैसे मान लो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो लोग उसको बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट एनआरवी विच एवर लोअर पढ़ के चले गए, फीफो लीफो पढ़ के चले गए कि लीफो सर अप्लाई नहीं होता है, लीफो परमिट नहीं करता, फीफो आता है, वेटेड एवरेज आता है। थोड़ा और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, रिटेल प्राइस मेथड देख लो, राइट। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कब कब केस में कैसे कैसे होता है, उसके क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, वो चीज़ें देख लो। अच्छा, स्टोरेज कॉस्ट वैसे तो हम इन्वेंट्री में ऐड नहीं करते, पर कुछ स्पेशल केसेस में ऐड करते हैं, वो वाला क्या केस है। बहुत सारी डिटेलिंग्स होती है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको कुछ बताई है, बट देयर आर सो मेनी डिटेल्स इन रेशियो एनालिसिस, इन अकाउंटिंग, इन कॉस्टिंग दैट यू हैव टू स्टडी। एक एक लाइन के ऊपर से भी क्वेश्चन आया हुआ है इन योर फेज 2 एग्जामिनेशन। सो आपको थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। मटीरियल सेम रहेगा, मटेरियल चेंज नहीं होने वाला, बट आपका पर्सपेक्टिव जरूर चेंज होना चाहिए। सो स्टडी इन डेप्थ, अटेंशन टू डिटेल्स, दोनों पॉइंट से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है अभी हमको यहाँ पर डिटेल्स में। आप ऑलरेडी फेज 1 के लिए पढ़ चुके हो अच्छे से, और आई होप सो मेनी स्टूडेंट्स आराम से क्वालिफाई भी कर जाएंगे, राइट। सो अब आप थोड़ा सा और डिटेल्ड ओरिएंटेड हो जाओ चीज़ों को लेके, रादर देन जस्ट
ऊपर ऊपर की अंडरस्टैंडिंग। न्यूमेरिकल फोकस आपको रखना है एनीवेयर अराउंड 11 to 16 17 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अगर मैं आपको ब्रॉडर रेंज दूं तो एनीवेयर अराउंड 10 to 18 न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकते हैं। दैट इज टोटली फाइन अगर आते हैं तो। ब्रॉड ट्रेंड भी यही बोलता है कि फेज 1 के कंपैरिजन में फेज 2 के अंदर काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो 10 से 18 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं पेपर के अंदर, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आई विल बी टेलिंग यू दोज चैप्टर्स एज वेल जहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो है, अभी भी बता दूंगा। लेवल अप करना बहुत जरूरी है, राइट। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे पढ़ना है। अब हमारा इजी लेवल का जो गेम है वो फेज 1 तक हमारे साथ में था, अब नाउ यू हैव टू लेवल अप फॉर द फेज 2। तो ये सारे चेंजेस आने वाले हैं, मोस्टली सारे स्ट्रेटेजिक चेंजेस होंगे, मोस्टली सारे आपके माइंडसेट रिलेटेड चेंज होंगे जो आपके यहाँ पे आपको करने रहेंगे, राइट। अच्छा, पर्सपेक्टिव को लेकर एक चीज बताना चाहूंगा। अब ये 100 क्वेश्चंस को आप पॉजिटिवली ले सकते हो, नेगेटिवली भी ले सकते हो। एक बहुत बढ़िया कोटेशन है, राइट, पर्सपेक्टिव को लेके। वी कैन कंप्लेन बिकॉज रोज बुशेस हैव थॉर्न्स, और वी कैन रिजॉइस दैट थॉर्न्स बुशेस हैव रोजेस, राइट। इट्स अ वेरी फेमस कोट, एंड ये आपके पर्सपेक्टिव को बताता है कि आप चीज सेम है पर उसको आप कैसे देखते हो, दैट इज द मैटर। एंड आई विल से कि आप इसको बहुत पॉजिटिवली देखो, राइट। अगर आप सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो इन दिनों में, जो कि पॉसिबल है आराम से, राइट। अगर आपने फेज 1 के लिए ठीक ठाक प्रिपरेशन भी करी थी देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल, बट यहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव जो है वो पॉजिटिव साइड होना चाहिए। इसको आप नेगेटिवली मत देखो, इसको आप पॉजिटिवली देखो कि इतने बढ़िया सिलेबस को, जो कि एकदम प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट करता है, उसको आपको आराम से हर चीज पढ़ के रिलेट करके कॉन्सेप्चुअली पढ़नी है, एंड दैट इज ऑलवेज गुड एंड इट विल बी अ लाइफ टाइम लर्निंग, नॉट जस्ट फॉर चेजिंग अ जॉब, राइट। कमिंग टू द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की सर कैसे चालू करें, तो देखो आपने जब फेज 1 दिया तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी अपने खुद के बारे में कि मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मेरा ये पर्टिकुलर चैप्टर अच्छा नहीं है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आए हो जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो आपको पता चल गया कि आपका वीक जोन क्या है। कुछ सिंपल लेवल के क्वेश्चंस जो आपके फ्रेंड्स को ईजी लग रहे थे पर आपको डिफिकल्ट लगे, इसका मतलब ये आपका वीक जोन है। बाकी लोगों का स्ट्रॉन्ग जोन है पर आपका वीक जोन है। ऐसी चीज़ों को सबसे पहले उठा के कवर कर लो। जैसे कुछ लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफिकल्ट लगते होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उठा लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ईसॉप बायबैक उठा लो, कॉस्टिंग के अंदर आप यूनिट कॉस्टिंग उठा लो, राइट। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ो, बजटरी कंट्रोल पढ़ो, लीन सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ो, राइट। सो सबसे पहले जो भी आपका वीक एरिया है वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, नॉट जस्ट माई सब्जेक्ट्स, वो वाला आप सबसे पहले कवर कर लो। वाई? बिकॉज जो वीकनेस है वो हमको इनिशियली 10-15 दिन में ही खत्म करनी है, ताकि उसके बाद सब स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ रह जाए, राइट। सो सबसे वीक एरिया को हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं। आपका वीक एरिया आपको पता है, एग्जाम से पहले आपको अंदर से आवाज लग रही होगी कि अरे यार मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, अगर क्वेश्चन आ गया तो वो आपका वीक एरिया है। एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए आपसे, अगर एक्सेप्शनल क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, अगर एक्सेप्शनल नहीं है, मॉडरेट लेवल है, इजी लेवल है, वो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, वो आपका वीक जोन है। उन चैप्टर्स पे वापस ज्यादा ध्यान लगाओ, तो वो फिक्स कर दो सबसे पहले। एंड मान लो किसी का कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है कि सर मैनेजमेंट मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कंपनीज एक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, रिविजन बार बार रिवाइज करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को 10-15 दिन के लिए छोड़ देते हैं ना तो मॉडरेट टू वीक जोन में वापस आ जाता है, बिकॉज हम चीजें भूल जाते हैं अल्टीमेटली, राइट। तो रिविजन यहाँ पे बहुत असेंशियल होने वाला है आपके लिए। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, काफी सारे न्यूमेरिकल आपके फेज 2 में आ सकते हैं, हो सकता है ना आए, कम आए, राइट। 5-10 तो मिनिमम आने ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 5-10 तो इस बेर मिनिमम। जब 50 क्वेश्चन होते थे तब भी 5-6-7 आ जाते थे, राइट। 9 भी आए हुए हैं, तब भी 8-9 भी आए हुए हैं। तो आई विल एडवाइज यू गाइस कि एनीवेयर अराउंड 10 to 20 न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नोबडी नोस कितने आएंगे, मुझे भी नहीं पता है, बट इट इज अ बेस्ट एस्टिमेशन कि एनीवेयर अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 20 तक भी आ सकते हैं, राइट। 10 से 20 की मैं आपको रेंज देता हूँ। सो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, मैं आपको बता भी दूंगा सब्जेक्ट वाइज कि किस किस के अंदर न्यूमेरिकल आने वाले हैं अभी आपके, राइट। अच्छा, डोंट चेंज द कंटेंट, मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं करूंगा सर मैंने यहाँ से पढ़ा था, मैंने वहां से पढ़ा था, मैं कंटेंट चेंज कर लूँ क्या, मेरे हिसाब से मत करो। सर मैं और बुक्स पढ़ने लग जाऊँ क्या, मेरे हिसाब से मत करो, ठीक है। लास्ट ईयर में कभी चेंजेस नहीं करते, हमेशा हम हमारी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। अगर आपने कोई कंटेंट बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आप उस कंटेंट को कैरी करो, कोई बात नहीं, उसको रीरीड करो, बार बार पढ़ो,
देखो उसके अंदर सब कुछ कवर्ड है कि नहीं, सब कुछ कवर्ड है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप उसी कंटेंट के साथ जा सकते हो। यू जस्ट हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव। जो आपका फेज 1 का सिलेबस है वही आपका फेज 2 का सिलेबस है भाई, तो फिर कंटेंट कैसे चेंज हो जाएगा, राइट? किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो कभी भी बाइफरकेट करके कोई नहीं पढ़ा सकता कि ये फेज 1 के लिए, ये फेज 2 के लिए। भाई सेबी ने बाइफरकेट नहीं किया तो आपके टीचर्स ने कैसे किया होगा, राइट? सो ये कोर्स वही रहने वाला है आपका, अल्टीमेटली पूरा का पूरा कंटेंट वही रहने वाला है। उसी को आपको डिटेल्ड मैनर में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है ताकि यहाँ पे हमसे कोई गलती नहीं हो, राइट? सो ये आपकी एग्जाम की डेट है 21 फरवरी को आपका एग्जाम है 2026, राइट? सो काफ़ी सारा हमको यहाँ पे टाइम मिल जाता है, इस टाइम को आपको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। स्टार्टिंग के कुछ डेज आप कहाँ पे मार्क करने वाले हो, अपने वीक जोन को कवर करने में मार्क करने वाले हो। आप सभी को अपना वीक जोन पता है, राइट? सबको पता है मुझे कौन से चैप्टर से डर लगता है, वही चैप्टर आपको बहुत अच्छे से वापस पढ़ना है, सही है? अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं एक एक करके, ठीक है? मैं आपको बताता जाऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है फेज 2 का, क्यों हो सकता है वो भी बताता जाऊंगा, और साथ ही मैं आपको न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स भी बताता जाऊंगा जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो अभी देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, स्पेशली आपका ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, और आपकी अकाउंटिंग बेसिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस एरिया के अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक देखने को नहीं मिले। कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बेसिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन आए बट टेक्निकल क्वेश्चन कोई नहीं आया है। जर्नल एंट्री पे एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट? मोस्टली वो क्या करते हैं, कॉर्पोरेट वाला जो पार्ट होता है आपका, शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, बोनस इशू, राइट इशू, ईसॉप बायबैक, इनकी जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए, राइट? इनका अकाउंटिंग मेथड आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशन से हाई चांस है बहुत की क्वेश्चन आ जाएगा, राइट? प्रूडेंस, गोइंग कंसर्न, अक्रूअल, ये सब आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। फुल डिस्क्लोजर रूल के अंदर ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। जर्नल एंट्री डेफिनेटली आपको मॉडर्न से ही बनानी है, बट ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग भी आपको यहाँ पे आना चाहिए, राइट? सो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होने वाली है। कमिंग टू द बेसिक, इफ आई टॉक अबाउट द बेसिक्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर से, राइट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर से डेप्रिसिएशन, जो कि आपका AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कवर करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। इन्वेंट्री रेवेन्यू, देखो इन्वेंट्री पे एक क्वेश्चन आ गया है, फिक्स्ड एसेट पे भी एक क्वेश्चन आ गया है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल भी आ सकता है और प्रैक्टिकल भी आ सकता है, राइट? न्यूमेरिकल भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है। सो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको यही पढ़ना है, मैं आपको कह रहा हूँ ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ये आपको स्पेशल फोकस के साथ पढ़ना है ना? इसको आप छोड़ना मत। अब इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि ये आ जाएगा, मुझे नहीं पता पेपर में क्या आएगा, किसी को नहीं पता, बट I can judge it by having a look at the previous year question paper or having a look at the phase 1 paper। आप लोगों को भी एस्टिमेशन हो जाएगा कि यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके फेज 2 के अंदर। न्यूमेरिकल नहीं भी आया तो थ्योरी क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो डिप्रिसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को बिल्कुल मत छोड़ना आप, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट सुपर इंपॉर्टेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट अगेन, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट अभी रिसेंट टाइम्स में देखा गया है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एनालिसिस 100% एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका ज़रूर आना चाहिए, राइट? आई शुड नॉट से 100%, 99.99% आपका रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए, राइट? फिर ये जो बोनस इशू, राइट इशू, ईसॉप बायबैक, इसके अंदर क्या होता है ना, लॉ का पार्ट तो लोगों का स्ट्रांग होता है क्योंकि उनने कंपनी लॉ में भी पढ़ रखा होता है, बट जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का पार्ट होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। इसलिए आप देखोगे आने वाले अभी कुछ टाइम से दे आर आस्किंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पार्ट, राइट? PYQ में भी देखोगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस पे, कि प्रीमियम की एंट्री कैसे होती है, बायबैक की एंट्री कैसे होती है, राइट इशू की कैसे एंट्री होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे फेज 1 के अंदर भी आए थे, राइट? शेड्यूल 3 को पकड़ के उनने 2-3 क्वेश्चन उसी से पूछ लिए थे। सो इम्पॉर्टेंट बताने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बाकी कई चीज़ें लाइटर नोट पे लेनी है, डेफिनेटली आपको सब बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बट एटलीस्ट ये चीज़ें छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि वो AS 11 को छोड़ देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को छोड़ देते हैं, कुछ लोग डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल पार्ट छोड़ देते हैं, रेशियो एनालिसिस के कुछ जो उनको समझ में आते हैं वो पढ़ लेते हैं, बाकी जो थोड़े से टफ लगते हैं वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल मत छोड़ना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप सभी लोगों ने अभी अभी फेज 1 दिया है, राइट? होता क्या है ना, देखो आप बेसिक्स
से एडवांस लेवल की तरफ जाते हो। जब भी पढ़ने बैठते हो आप उठाते हो बेसिक्स, फिर आप पढ़ते हो फिनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो ऐसे धीरे धीरे आपका एनर्जी लेवल ना, जब आप एडवांस की तरफ जाते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, तो आपका एनर्जी लेवल तो लोएस्ट पे होता है, बट आप सिलेबस के डिफिकल्ट लेवल पे होते हो, राइट। सो यू आर ऑन द toughest level of the syllabus with the lowest energy level. So I will advise you guys to swap this, right? आप इस बार क्या करने वाले हो, ये बेसिक की जगह आप एडवांस से चालू करने वाले हो, और बेसिक को आप धीरे धीरे लास्ट तक पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे। सबका एडवांस लेवल जो है वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। एडवांस लेवल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए, राइट। एडवांस लेवल में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ गई। सर ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होती है? अरे ये वाला टॉपिक, डी वाला टॉपिक, राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला टॉपिक, इसको आप सबसे पहले उठा लो मेरे हिसाब से, ताकि आप अपने हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे टफेस्ट चीज पढ़ रहे हो, राइट। मेरा ऐसा ओपिनियन है। रेशियो एनालिसिस हो गया, पहले ही उठा लो, ताकि बाद में कुछ बचे ही नहीं। सारे ब्रेकडाउन होने वो स्टार्टिंग के 5-10 दिन में हो जाए, उसके बाद सारे ब्रेकआउट होने चाहिए, राइट। सो दैट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट फॉर अकाउंटिंग, नॉट जस्ट फॉर अकाउंटिंग, राइट। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कॉस्टिंग की बात करूँ, राइट, तो सबसे पहले आप लीन सिस्टम उठा लो। आपका काफ़ी बड़ा टॉपिक एक कवर हो जाएगा, जो आपको एक्चुअल में एग्जाम के अंदर नंबर दिलाएगा। फेज 1 के अंदर भी इसके क्वेश्चन थे, फेज 2 के अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, राइट। लीन सिस्टम उठा लो, फिर उसके बाद डिफिकल्ट टॉपिक्स उठाना चालू करो। अच्छा, मैं होता तो मैं कैसे पढ़ता इसके अंदर, मैं सबसे पहले लीन सिस्टम कर देता, एक बड़ी चीज़ खत्म हो जाती, राइट, कॉन्फिडेंस आ जाता। फिर मैं उठाता मार्जिनल कॉस्टिंग, मैं उठाता बजटरी कंट्रोल, मैं उठाता यूनिट कॉस्टिंग, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, न्यूमेरिकल टॉपिक्स फॉर कॉस्टिंग। पहले न्यूमेरिकल टॉपिक्स मार्क कर देता हूं। यूनिट कॉस्टिंग हाई प्रोबेबिलिटी वाले न्यूमेरिकल हैं ये, देखो, बाकी तो बनने में तो कहीं से भी बन जाता है, बेसिक से भी बन जाता है, ठीक है। यूनिट कॉस्टिंग में से श्योर शॉट आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है, श्योर शॉट 99% चांस है कि आपको यूनिट कॉस्टिंग में से न्यूमेरिकल मिल सकता है। पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो ऑलमोस्ट हर बार आपको न्यूमेरिकल मिला है, पीएफआरडी के अंदर, सेबी के अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग डेफिनेटली मिलेगा। एक क्वेश्चन आया था एमओएस परसेंटेज पे, राइट, एमओएस निकालना था आपको, नॉट परसेंटेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना था, अभी भी इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को भी बीच में आप उठा सकते हो, ये काफ़ी टफ लगता है लोगों को, एटलीस्ट मैं कहूँगा कि इसका बेसिक टू मॉडरेट लेवल तो आप पढ़ के जाओ। टफ लेवल बड़े आप नहीं भी पढ़ के जा रहे हो तो बेसिक टू मॉडरेट लेवल जितना मैंने आपको क्लास में करवाया है बहुत सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, राइट। ज़्यादा ही करवाया है अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो। फिर ये बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, इनके अंदर से भी आपका डेफिनेटली न्यूमेरिकल बन सकता है। बेसिकली न्यूमेरिकल आपका 4th वाले पॉइंटर को छोड़ के कहीं से भी बन सकता है, पर ये हाई टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है न्यूमेरिकल बनने की। सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे पहले लीन सिस्टम पढ़ लो, थोड़ा लाइट भी रहेगा और फटाफट से हो भी जाएगा। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ लो, उसके बाद यूनिट कॉस्टिंग पढ़ लो, राइट। देन स्टार्ट विथ बजटरी एंड बजटरी कंट्रोल। ट्राई करो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहले ही पढ़ लो, पहले 10 दिन में, राइट। उसके बाद के टाइम के अंदर आप रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स पढ़ोगे, उसके बाद के टाइम पे आप बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, ये सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे जो काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं, राइट, जो काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं आपके कॉस्टिंग के अंदर। इफ आई टॉक अबाउट द कंपनीज एक्ट आई विल से इज अ वेरी हाईली स्कोरिंग एरिया, जहां पे आप इजीली बहुत सारा स्कोर कर सकते हो, इजीली। क्यों? क्योंकि पूरा थ्योरी है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, कोई क्वेश्चन नहीं है। इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल वाला टॉपिक। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जितने भी दिन आपके पास बच रहे हैं 21 फरवरी से पहले के, मल्टीपल टाइम्स कंपनीज एक्ट को रिवाइज कर लो। वाई? बिकॉज देर आर सो मेनी पेनल्टीज, देर आर सो मेनी डे लिमिट, देर आर सो मेनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, एज लिमिट है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लो। अच्छा, इंपॉर्टेंट की बात करूं तो प्रोस्पेक्टस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें से कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है आपके फेज 1 के अंदर, सही है। मीटिंग्स और आपका डायरेक्टर वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। तो ये 3 चैप्टर पे भी आपको फोकस करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई सिर्फ इन 3 पे फोकस करो, क्वेश्चन हर जगह से आएंगे। तभी मैंने आपको बोला कि ये 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो हर चैप्टर में से आपको दे सकते हैं, तो कुछ नहीं छोड़ना, पर इनको पहले कर लो। या फिर जो भी चीज़ आपको टफ लगती है इसमें से, उसको सबसे पहले कर लो, राइट, उसको सबसे पहले कर लो।
सो क्राइटेरिया वही है, एनर्जी लेवल हाई है, टफ चीज़ें पहले पकड़ो। अगर एनर्जी लेवल आने 10-20 दिन के अंदर लो भी हुआ तो सारी नॉर्मल वाली चीज़ें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मल्टीपल टाइम्स फॉर योर फेज 1, उसको तो सिर्फ रिवाइज ही करना है ना। हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे टफेस्ट चीज़ पढ़ो, राइट। एंड गाइज फॉर दोज हु आर सीकिंग फॉर मेंटोरशिप, दिस इज द सेबी ग्रेड ए 2025 फेज 2 क्रैश कोर्स इंक्लूडिंग योर क्लासेस, नोट्स एंड मॉक टेस्ट। लेटर ऑन यू कैन चेक आउट आराम से कि क्या क्या इस कोर्स के हाईलाइट्स है। अगर आप मेंटोरशिप देख रहे हो तो डेफिनेटली ये बैच आप लोगों के लिए बन जाएगा, राइट। एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फीचर एज वेल, 360 स्टडी किट। इसके अंदर आपके नोट्स हो गए, क्विक समरी, डिटेल, जो भी आपके नोट्स हैं, आपको बार बार लेक्चर वापस नहीं देखना पड़ेगा। जो भी लेक्चर में फैकल्टी मेंबर्स बोल के जाएंगे उनके ऑलरेडी नोट्स यहाँ पे बन चुके होंगे, राइट। उसके FAQs, क्विज, फ्लैश कार्ड्स, everything will be prepared in this particular feature. So this is going to be a game changer for your रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन। सो गाइज थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप मेरे को टेलीग्राम पर रीच आउट कर सकते हो। CA प्रतीक फाइनेंस टाइप करोगे, मैं आपको मिल जाऊंगा वहाँ पे, राइट। कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फेज 2 एग्जाम। बिल्कुल वेट मत करना रिजल्ट आने का, अभी से पढ़ना चालू कर दो।